मैं आपको क्लास 11th के बायोलॉजी 11th और 12th के बायोलॉजी को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा और हमारी एक पूरी टीम इस पर काम कर रही है और हर अलग अलग चैप्टर को नीड के हिसाब से जैसे आवश्यकता होगी उस हिसाब से अलग अलग टीचर डील करेंगे। और जैसे ही कोई किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक जो एक लेक्चर में हम जितना भी कवर कर पाएंगे और जितना भी समझा पाएंगे उसको जैसे वो ख़त्म होगा, समाप्त होगा, उसके नीचे उसकी डीपीपी दी गई होगी जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो सकते हैं। और वो क्वेश्चन जो हम लोग उस दिन का लेक्चर रहेगा उसी लेक्चर पर ही बेस्ड होंगे। और इस तरह से जैसे ही आपका अगर इस लेक्चर को आप अच्छे से देखते हैं और उस डीपीपी को सॉल्व करते हैं तो आपका जैसे ही एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म होगा या पूरी एनसीईआरटी खत्म होगी आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी आपके जुबान पर होंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें हर चीज़ को एकदम वाश कर जहाँ पर भी जिस तरह का एग्जाम्पल आएगा, उदाहरण आएगा, उसको वहीं पर क्लियर कर दिया जाएगा। और बच्चों इसका जो है कि हम लोग का स्काई ट्यूटोरियल का स्कूल ऐप है जिस पर कि आपको सारे डीपीपी और दुनिया भर के जितने भी नीट या जी IIT मेन ये सबसे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, BSc से संबंधित भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसके सारे क्वेश्चन पेपर और उनके सलूशन भी दिए गए हैं। तो बच्चों आज हम क्लास 11th के बच्चों का सिलेबस थोड़ा डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, उनको क्या पढ़ना है, उसके बारे में थॉरली उनको हम बताएंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि क्लास 11th की विषय सूची सिलेबस ऑफ क्लास 11th जो यहाँ पर दिया गया है, ये पूरा सिलेबस 5 यूनिट में 5 इकाई में बटा हुआ है। जो आपको 4 इकाई अभी ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है, जगह की कमी के कारण मैंने ऐसा किया, फिर मैं उसको जो है यूनिट 5वां भी बता दूंगा। तो बच्चों सबसे पहले जो यूनिट 1 है, आप देख लीजिए कि 11th के सिलेबस को बिना अच्छे से समझे और पढ़े 11th और 12th दोनों को जब से व्यक्ति अच्छे से नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा, कोई भी आगे के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमको पहले इन सिलेबस को समझ लेते हैं कि सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है, क्या जानना है और किसके बारे में जानना है, कितना जानना है, जिससे हम कोई भी एग्जाम दे भविष्य में तो उसमें कोई प्रॉब्लम न हो। तो इसको हम लोग को ये देखना है कि इकाई 1 जो है यूनिट 1 जो है, और हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख दिया है क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हों तो उनको थोड़ा इंग्लिश समझने में भी प्रॉब्लम न हो। तो जैसे यहाँ पर लिखा है जीव जगत में विविधता, इस पूरे यूनिट का यह नाम है, जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं और पहला चैप्टर है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। अब इस चैप्टर में हमको ये जानना है, ये पढ़ना है कि जीव जगत क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग में बेसिक अंतर क्या होते हैं, किस क्राइटेरिया, किस विशेषता, किस गुण के आधार पर हम ये तय करते हैं कि ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ सजीव है और ये चीज़ निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव के क्या बेसिक गुण होते हैं और अगर कोई ऑर्गेनिज्म, किसी जीवधारी को हम सजीव कह रहे हैं तो उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए जिससे हम ये कह सके कि ये सजीव है। तो सजीव के गुण के बारे में हमको इसमें पढ़ना है, केवल यही नहीं पढ़ना है बल्कि ये भी जानना है कि इतने ज़्यादा जो सजीव हैं तो इनको सबको जानना है, क्योंकि हमको बच्चों पता है कि पूरे विश्व में अब तक पौधे और जंतुओं की 17.5 लाख जातियां ज्ञात हैं, नोन है। अननोन अभी बहुत सारी हैं जिनके बारे में पता लगाना जो है बाकी है, अभी पता लगाया जा रहा है, लेकिन नोन 17.5 लाख हैं, जिसमें से 12.5 लाख आपकी जंतुओं की जातियां हैं और 5 लाख जो है पौधों की जातियां हैं, पादप की जातियां हैं। तो अगर इतनी ज़्यादा जातियां हैं तो इनका नाम हम कैसे याद करें, इनके बारे में कैसे जानें। जैसे अगर अभी किसी व्यक्ति से 10, 20, 50, 100 लोग का पौधों का नाम पूछा जाए तो वो बताने में उसको प्रॉब्लम होने लगती है, समस्या होने लगती है। तो वो कैसे इतने 17.5 लाख के बारे में कैसे जान पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उनकी जो है उनको पहले तो पहचानना, उनको अलग अलग जगह, जैसे पौधे हैं तो डिफरेंट लोकेलिटी में दूसरे दूसरे जगह में पाए जाने वाले पौधों को एक विशेष जगह पर लाकर हम उगाते हैं जिसको कि हम बॉटनिकल गार्डन या हिंदी में वनस्पति उद्यान कहते हैं। तो उस उद्यान में जाकर उस पौधों की विशेषता के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, उसको पहचान सकते, देखते हैं कि ये पौधा वहाँ पर पाया जाता है, उस एरिया में पाया जाता है, वो ऐसा था। ये स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हैं। जू होता है जिसे चिड़ियाघर या म्यूजियम देखते हैं, जो कि म्यूजियम स्पेसिमेन, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं।
तो जो कि हमको पहचानने में मदद करते हैं। उनका और सबसे बड़ी चीज़ उनकी नेमिंग करते हैं, नाम रखते हैं। जैसे बच्चों में सिंपल सा एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, जैसे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नामों से अलग अलग प्रांत में जाना जाता है। जैसे इंडिया एक कंट्री है, इंडिया में मान लीजिए अगर इंग्लिश भाषी लोग जो इंग्लिश भाषा बोलते हैं वो मेढक को कहेंगे राना टिग्रीना, मेढक को फ्रॉग कहेंगे। मान लीजिए मेढक को कहेंगे फ्रॉग माने मेढक। उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी लोग उसी को मेढक कहेंगे और बिहार में मेढक को बेंग कहा जाता है। अब सपोज करो बेटा तीनों लोग 3 वैज्ञानिक हैं और एक चेन्नई में है जो फ्रॉग कहता है और एक उत्तर प्रदेश का जो मेढक कहता है और बिहार का है बेंग कहता है। तो तीनों एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर तीनों एक जगह इकट्ठे होकर ये कहेंगे कि वो कहेगा मैं बेंग पर काम कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश वाला कहेगा मेढक पर काम कर रहा हूँ और चेन्नई वाला कहेगा मैं फ्रॉग पर काम कर रहा हूँ, तो ऐसा लगेगा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, लगेगा सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जो इनका नॉमेनक्लेचर करती है और उसके हिसाब से इनका क्षेत्रीय नाम भले कुछ भी हो, लेकिन जब एक साइंटिफिक लेवल पर बात होगा जिसको कि हम वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम कहते हैं, तो वो कहीं भी कोई भी कंट्री हो, कोई भी प्रांत हो, कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो हर ऑर्गेनिज्म का एक होगा। जैसे मेढक को चाहे साइंटिफिक लेवल पर इंडिया में भी राना टिग्रीना कहेंगे, अमेरिका में भी राना टिग्रीना कहेंगे, चेन्नई दुनिया की किसी भी कंट्री में आप जाएंगे उसका नाम राना टिग्रीना होगा। तो ये जो नाम होता है ये नाम दो नाम को मिलाकर बनाया जाता है। फर्स्ट नेम जो होता है राना, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम है राना, तो राना जो है ये क्या है उसके जीनस को इंडिकेट करता है, जीनस को, और ये कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और जो टिग्रीना है ये उसके स्पीसीज के नेम को इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है, जो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और ये इटैलिक्स में तिरछे लिखे जाते हैं। अगर आप तिरछे नहीं लिख पाते हम लोग तो इसके नीचे क्या करते हैं अंडरलाइन दे देते हैं इस तरह से, तो ये हो जाता है वैज्ञानिक नाम। तो इसका कैसे वैज्ञानिक नाम रखा जाता है इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, जिसको कि बाइनेमल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। 2 नामों पर है जीनस और स्पीसीज को मिलाकर, तो इस पद्धति को कहते हैं दी नाम पद्धति, जिसको कैरोलस लिनियस ने दिया था जो स्वीडन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। तो दी नाम पद्धति क्या होती है इन सब के बारे में हम आपका जीव जगत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर जीव जगत का वर्गीकरण, अगर ये इतने ज्यादा 17.5 लाख जीव जगत हैं तो इनको एक साथ स्टडी नहीं किया जा सकता है, एक साथ इनके बारे में नहीं पढ़ा जा सकता, एक साथ इनके बारे में नहीं जाना जा सकता है। तो हम करते क्या है, इनमें जो पाए जाने वाला सिमिलरिटी है, इनमें जो समानता है या जो इनमें असमानता है, उस समानता या असमानता के आधार पर इनकी हम छोटी छोटी ग्रुपिंग करते हैं, इनका एक समूह बनाते हैं और उस समूह के हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसे अब उस समूह क्या बनाते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैमल्स माने स्तनधारी, स्तनधारी में हाथी, घोड़ा, बंदर, भालू, सियार, बिल्ली, नेवला सब है, हम भी हैं, ह्यूमन बीइंग भी है। तो अब इसमें क्या है, एक ग्रुप हमने बना दिया, तो इस ग्रुप का अगर हम करेक्टर होगा तो ये कुछ करेक्टर क्या होंगे, कॉमन होंगे। जैसे पहला करेक्टर कि बॉडी सरफेसेज कवर्ड बाय हेयर, मतलब जो शरीर होता है वो बालों से या रोम से ढका होता है। कोई भी स्तनधारी होगा आप देखेंगे शरीर के बाहरी सतह पर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, नंबर 1। दूसरा चीज मैमेरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, पोषण करते हैं। तो ये मानो ये अलग है कि नर के केस में, मेल के केस में दुग्ध ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, और मादा के केस में ये क्या होती हैं, आपकी सक्रिय होती हैं। तो ये जो होता है, अब एक हमने करेक्टर पढ़ लिया, अब ये करेक्टर चाहे जितना भी मैमल्स होगा, इसमें 10,000 भी होंगे तो 10,000 में ये चीज पाया जाएगा। तो ग्रुपिंग करने से, सिमिलरिटी के बेसिस पर ग्रुपिंग करने से हमको ये फायदा मिलता है कि किसी एक के बारे में अगर डिटेल हम जान लेते हैं तो उस ग्रुप के अन्य सदस्यों की भी जानकारी हो जाती है। तो ये कैसे वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण का वो कौन सा सिस्टम है जो सबसे ज्यादा मान्य है, आज के डेट में सबसे ज्यादा जो मान्य है उसको कहते हैं 5 जगत पद्धति, 5 किंगडम सिस्टम।
5 जगत पद्धति जिसे व्हिटेकर ने दिया था, ये सबसे ज्यादा क्या है, मान्य है। तो 5 जगत पद्धति में आपका मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, ये पांचों हैं। तो पांचों 5 जगत पद्धति में इनका क्या कैसे बांटा गया, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके कुछ इनके सदस्यों में क्या लक्षण पाए जाते हैं, क्या गुण होते हैं, उसका अध्ययन हम इस सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और वनस्पति जगत जो है प्लांट किंगडम, इसमें हम जो 5 किंगडम सिस्टम था उसमें से एक को लेंगे पौधे। तो इसमें पौधे के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि पौधे क्या होते हैं, पौधों को फिर कैसे क्लासिफाई किया गया है, फिर कैसे वर्गीकृत किया गया है। जैसे पौधों को फिर से बांटा गया है, एक है पुष्पी पौधे और एक है अपुष्पी पौधे, मतलब जो कि जिसमें पुष्प आते हैं और दूसरे जिसमें पुष्प नहीं आते हैं। तो फिर इनमें पुष्पी में हो जाएगा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, उसी तरह अपुष्पी में हो जाएगा अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये सब जो है इनका क्या विशेषता है, इस चीज़ों को डिटेल से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वनस्पति जगत वाले में। और उसी तरह से प्राणी जगत जो चैप्टर है, प्राणी जगत में हम एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। मतलब जो तमाम तरह के एनिमल्स हैं, कोई देखते हैं कोई एनिमल्स अंडा देता है, कोई बच्चा देता है, तो कुछ जो है कि पानी में रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ जमीन पर रेंगते हैं। तो उनमें क्या गुण है, क्या विशेषता है, क्या उनकी स्पेशल फीचर है, क्या उनकी विशेष गुण हैं, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे जो है एनिमल किंगडम के बारे में। इस तरह से हमको पहला यूनिट जो है तमाम तरह के जीवों के अध्ययन कराएगा। और इकाई 2 जो है ये पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। मतलब इसमें हमको देखना है पौधे और जंतु किस चीज के बने होते हैं और ये कैसे होते हैं। ये 3 चैप्टर इस यूनिट में है। पहला है पुष्पी पौधों की आकार की, मार्फोलॉजिया फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जो पुष्पी पौधे, ऐसे पौधे जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पौधों पुष्पी और अपुष्पी, जिसमें पुष्प आएंगे पुष्पी और जिसमें पुष्प नहीं आएंगे अपुष्पी। तो जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो पुष्प वाले पौधे हैं, वो कैसा दिखते, कैसे आकार की माने होता है, वो बाहर से कैसा दिखते हैं। हमको कोई सेक्शन नहीं काटना है, उनको बाहर से, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूँ, 4 फीट 5 फीट का दिख रहा हूँ, गोरा काला लंबा बौना जो भी दिख रहा हूँ, तो जो दिख रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है उसी को कहते हैं आकार की या मार्फोलॉजी। तो वो जो दिखता है उसका हम स्टडी करेंगे कि पौधे का तना कैसा होता है, जड़ कैसा होता है, उसकी पत्ती कैसी होती है, उनका मॉडिफिकेशन कैसा होता है, जैसे उनका रूपांतरण कैसा होता है। जैसे आलू तना है लेकिन वो जमीन के अंदर है, तो उसी तरीके से जैसे बरगद में प्रॉप रूट है, हैंगिंग रूट है जो कि लटकती रहती हैं, तो जड़ है होना चाहिए जमीन के नीचे लेकिन हवा में लटक रहा है। तो वो क्यों है, कैसा है, उनकी क्या विशेषता है, पत्तियां कैसी कैसी होती हैं। आपने पीपल की पत्ती देखी होगी, नीम की पत्ती देखी होगी, आम की, बरगद, तो ये पत्तियों में बबूल की देखी होगी। तो पत्तियां कैसी कैसी होती हैं, डिफरेंट तरह की पत्तियां हैं, इनका क्या काम है। और पुष्प कैसे होते हैं, फूल भी आपने अनेक तरह के देखे होगा, कोई लाल, पीला, नीला, गुलाबी, फल भी अनेक तरह के आपने देखे होंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे पुष्पी पौधों की आकार की वाले चैप्टर में। और इस चैप्टर के आखिरी में ये चीज ये दिया है कि जैसे फ्लावर है तो फूल के क्या कैरेक्टर है, उसमें उनको विशेष तरह के सिंबल से दिखाया जाता है। तो वो सिंबल क्या होते हैं जिससे कि फ्लोरल फार्मूला बनाया जाता है, पुष्प सूत्र बनाया जाता है। तो वो कैसे बनाया जाता है उस सब का अध्ययन आप ये पुष्पी पौधों के आकार की वाले चैप्टर में करेंगे, अध्याय में करेंगे। और पुष्पी पौधों का शारीर या इसको शारीरिकी कहते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पौधे का क्या एनाटॉमी का मतलब जैसे मैंने कहा कि आकारकी में आप बाहर से देखकर जो बता रहे हैं, और शारीरिकी या शरीर में जो सेक्शन काटने के बाद, जैसे अगर आपने गोरा काला लंबा बौना बताया तो बाहर से देखकर बताया ये मेरी मार्फोलॉजी हो गई। लेकिन अगर सेक्शन काटने के बाद ये बताएं कि किडनी तो 2 ग्राम की है या 10 ग्राम की है, पिच 3 ग्राम की, 100 ग्राम की, जो भी आप बता रहे हैं, जो चीजें आप अंदर से देखने के बाद बता रहे हैं, या ये देखने के बाद अरे सर का फेफड़ा तो छोटा है, बड़ा है, तो बाहर से फेफड़ा तो दिख नहीं रहा। जो सेक्शन काटने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं वह कहलाता है आपका एनाटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे पौधे का कैसे कैसे टिश्यू होते हैं, जैसे सिंपल टिश्यू होगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा, जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, परमानेंट मतलब सिंपल माने सरल ऊतक होंगे, जटिल ऊतक होंगे और विभजोत्तक होंगे जिसमें निरंतर विभाजन हो रही है, और परमानेंट स्थायी ऊतक होंगे, और जाइलम, फ्लोएम,
कैम्बियम, कार्क कैम्बियम, उसमें कैसे वृद्धि होती है, ये द्वितीयक वृद्धि जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ये सब इसका अध्ययन हम जो है पुष्पी पौधों के शारीरिकी वाले चैप्टर में करेंगे। और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन जो है, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल सेम यही चीज पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज यहाँ हम पौधे के रिस्पेक्ट में पढ़े थे सेम वही चीज हम एनिमल या जंतु के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ एनिमल के रिस्पेक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पर हमने कहा कि जाइलम, फ्लोएम, ये सब, तो हम ये देखेंगे कि एनिमल में किस तरह के टिश्यू हैं, किस, जैसे हम लोगों में क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब संयोजी ऊतक, या उसके साथ साथ क्या होता है नर्वस टिश्यू होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, या मस्कुलर टिश्यू होता है, पेशी ऊतक होता है। तो या आपके मतलब ये इस तरह के जो ऊतक होते हैं, कौन से ऊतक ऐसे होते हैं जो आपकी इच्छाओं पर काम करते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो आपकी इच्छाओं पर काम नहीं करते हैं। जैसे हाथ है, तो हाथ क्या है, हाथ को जब चाहे हम ऊपर नीचे कर ले, ये हमारी इच्छा पर निर्भर कर रहा है। लेकिन क्या किसी कोई अपने धड़कन को कंट्रोल कर सकता है? हृदय धड़कता रहता है हमेशा, वो जन्म से पहले ही धड़कना शुरू कर देता है, जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है तभी धड़कना शुरू कर देता है और जीवन भर धड़कता है और वो कभी थकता नहीं है। तो हम ये सब भी पढ़ेंगे, कौन सी पेशियां कार्य निरंतर कार्य करने से थक जाती हैं, कौन सी नहीं थकती हैं, क्योंकि अगर हृदय जिस दिन थक जाएगा उस दिन व्यक्ति जो है डेथ कर जाएगा। तो ये सब जो पेशियां तो कैसे काम करती हैं, ये सब थोड़ा सा इसका स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। और उसके बाद इकाई 3 आपका आता है जो कि है कोशिका संरचना एवं कार्य, मतलब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसा कि बच्चों हम लोग छोटे क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि कोशिका क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब कोई भी एनिमल से, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पौधा हो, चाहे जंतु हो, चाहे बैक्टीरिया, कुछ भी हो, अगर वो लिविंग है तो वो कोशिका का ही बना होगा। और इससे संरचनात्मक मतलब बना है इसलिए संरचनात्मक, और ये कोशिका ही सारे कार्यों को करती है इसलिए क्रियात्मक इकाई, दोनों इकाई है। अब जैसे अमीबा है, अमीबा एक ही कोशिका का बना हुआ है, तो उसमें एक ही कोशिका जो है उसका पूरा का पूरा मार्फोलॉजी, उसका संरचना भी बना रही है और उसको उसका सारे कार्यों को, गति को, श्वसन को, जनन को, सारे कामों को वो करती है। तो इसलिए हम कहते हैं कोशिका क्या होती है, शरीर की संरचनात्मक के साथ साथ क्रियात्मक इकाई होती है। और उस मतलब इसमें भी कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं आपके। जो 8वां चैप्टर है कोशिका, जीवन की इकाई, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम पढ़ेंगे कि कोशिका कैसे जीवन की इकाई है, कोशिका कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, और कोशिका कितने प्रकार की होती है। और उसके बाद वो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ये सब पढ़ने के बाद हम पादप कोशिका, मतलब पौधों में पाए जाने वाली कोशिका, जंतु कोशिका, और इन कोशिकाओं के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, क्योंकि एक घर है और इस घर के अंदर कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं, कितने सदस्य हैं, उन सदस्यों का मतलब ये कोशिका एक पूरा बड़ा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग है, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, आपके हरित लवक, ये सब क्या है, इनका क्यों है, उसके अंदर क्या कार्य करते हैं, इनका क्या कोई अल्टरनेटिव नेम है, क्यों इनको, जैसे न्यूक्लियस है, केंद्रक, तो केंद्रक को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। कोशिका का मस्तिष्क, जैसे हमारे शरीर का मस्तिष्क निर्धारित करता है कि ये हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसी तरह किसी कोशिका में पाए जाने वाला जो केंद्रक होता है वह यह निर्धारित करना है कि क्या सूचना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जानी है, क्या सूचना इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, इसीलिए केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ कोशिका की झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, वो कैसी बनी होती है, कैसे कोई चीज कोशिका के अंदर जाता है फिर अंदर से बाहर आता है, कोशिका कैसे पहचान पाती है कि ये काम वाली चीजें है इसको अंदर आनी चाहिए, ये खराब फालतू की चीजें हैं इसको बाहर जानी चाहिए। तो ये चीजें हमारी कोशिका कैसे कर पाती है, इस सब का स्टडी हम लोग करेंगे 8वें चैप्टर में, जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। 9वां चैप्टर है जैव अणु, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित है तो अगर हम देखें तो हमारी बॉडी जो है वो किसी न किसी केमिकल कंपाउंड्स की बनी है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यह केमिकल कंपाउंड किसी लैब में नहीं बन रहे हैं, यह केमिकल कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर एक लिविंग शरीर के अंदर पाया जाता है, एक सजीव के अंदर पाया जाता है। तो सजीव के अंदर पाए जाने वाले अणु को हम क्या कहेंगे, जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल
की संख्या बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, लेकिन 5000 बायोमॉलिक्यूल जो हैं ये लगभग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उतना के बारे में हमको स्टडी नहीं करना है, हमको क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बांटा गया है लघु अणु और दीर्घ अणु। तो लघु अणु और दीर्घ, लघु माने होता है छोटे, तो उसमें छोटे छोटे अणुओं के बारे में स्टडी करेंगे, और दीर्घ अणु मतलब जो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी ब्रॉड लेवल, जैसे डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, और आपका जो है कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। तो ये कैसे बने होते हैं और जिन चीज़ों के बने होते हैं वो आपस में कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं, और जब बांड बनाते हैं तो उस समय उनका क्या मैकेनिज्म होता है बांड बनाने का, ये सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे, उसमें स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ एंजाइम, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, बायो जो होता है, इनको कहा जाता है उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक ये हमारे शरीर की क्रियाओं को कैसे तेज करते हैं, कैसे नियंत्रित करते हैं, उनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या था, वो कैसे काम करते हैं, कैसे कोई एंजाइम जो है क्रिया की दर को बढ़ा देती है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक भी क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो चूंकि यह सजीव के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम मतलब है उत्प्रेरक है, तो इसीलिए इसको जैव उत्प्रेरक कहते हैं। तो जैव अभिक्रिया की दर को ये कैसे बढ़ा देते हैं, इनका क्या वर्किंग मैकेनिज्म होता है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन आप जैव अणु वाले चैप्टर में पढ़ करेंगे। और कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सजीव प्राणी जो होता है कोशिका का बना होता है। तो अब जैसे ये भी आप जान लीजिए कि चाहे वो बहुकोश की हो चाहे एक कोश की हो, शुरू में जो जाइगोट बनता है, जो युग्मनज बनता है, वो हमेशा एक ही कोशिका सिंगल सेल का होता है, लेकिन वही सिंगल सेल बाद में एक बड़े से ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। तो वो कैसे करती होगी, वो एक सिंगल सेल कैसे इतने ज्यादा कोशिकाओं को बना पाती होगी, क्या करती है, ऐसा क्या हो जाता है उसको कि जैसे वो कर पाती है। तो ये मतलब अब कोशिका का बनने से फिर उसका डेवलप होना, डेवलप होकर विभाजित होकर 2 या 4, वो आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा कि कब 2 बनेगा, कब 4 बनेगा, किस तरह की सेल में 2 बनेगा, किस तरह की सेल में 4 बनेगा, और उसका क्या रोल या क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है, वो इस चैप्टर के अंदर जब बताएंगे तो आपको समझा देंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये कब ऐसा करती है, कब डिवीजन करती है, ये साइकिल पूरा कोशिका का बनने के बाद बड़ा होने के बाद फिर अपनी जैसी कोशिकाओं का निर्माण करना, यही पूरी प्रक्रिया कहलाती है कोशिका चक्र। चक्र का मतलब होता है जैसे कोई चीज जहां से चले फिर घूम फिर कर वहीं पर आ जाए। तो इस तरह से ये चक्र कैसे मेंटेन होता है, कोशिका कैसे विभाजित होती है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम करेंगे जो है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीट उट की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। हाँ, तो बच्चों जो है इकाई 4 जो है, इकाई 4 में क्या है, पादप कार्य की जो है प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे कि पौधे में कैसे उनकी बॉडी वर्क करती है, क्या उनका वर्किंग मैकेनिज्म होता है। तो इसको जैसे पौधों में परिवहन कैसे होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पौधों में कैसे कोई चीज़ें अंदर जाती हैं, कोई चीज़ें बाहर आती, कैसे आप सोच सकते हैं कि अगर घरों में अगर 2-3 मंजिला मकान है, अगर बिजली का वोल्टेज थोड़ा कम है तो पानी को चढ़ाने में बड़ी मुश्किल होती है। और दुनिया का जो टालेस्ट प्लांट होता है, सिकोया का जो पौधा होता है, लगभग आपका 300 फीट ऊंचा होता है, और वहाँ न कोई बिजली है न कोई मोटर है। हम लोगों के बॉडी में जो होता है ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए हृदय हमेशा धड़कता रहता है, इस तरह से धड़क, लेकिन यहाँ पर कोई हृदय भी नहीं है। फिर वो इतना ऊंचा पानी को कैसे चढ़ा देता है, कैसे भोजन को पूरे पत्तियों में बना भोजन की पूरे पौधे में फैल जाता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। ट्रांसपोर्ट कितने तरह का होता है, परासरण ऑस्मोसिस क्या होती है, जो विसरण मतलब डिफ्यूजन क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है, कब कोई चीज़ एक चीज़ जब अंदर जाएगी तो दूसरी बाहर आएगी, कब 2 चीज़ें एक साथ अंदर जाएंगी, कब कोई एक ही चीज़ अंदर जाएगी, तो ये क्या होता है, एंटीपोर्ट, सिनपोर्ट, यूनिपोर्ट, ये सब चीज़ें आप इस चैप्टर में पौधों में परिवहन वाले चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। और जो चैप्टर 12 है जिसको हम खनिज पोषण कहते हैं, मतलब मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं, तो इसमें हम ये देखेंगे कि पौधे को किस तरह के मिनरल्स की ज़रूरत है, किस तरह के खनिज की ज़रूरत है, किस तरह की चीज़ें, जैसे हम लोगों को बच्चों जिंदा रहने के लिए विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो उसी तरह पौधों को भी
पौधों को भी सारी चीजें चाहिए। तो पौधे में क्या चीजें हैं, कौन से खनिज हैं, इसमें हम खनिजों के बारे में, मिनरल्स के बारे में, कौन से खनिज हैं। ऐसे पौधों में तो जैसे कितने खनिज पाए जाते हैं उसका अध्ययन आप कैसे करेंगे। पौधों को क्या किया जाता है, उनको सुखाने के बाद उनको जला दिया जाता है। तो जो भी खनिज होगा, ऑक्सीजन ये सारी चीजें तो इवापोरेट हो जाती हैं, लेकिन जो चीजें होती है उस राख में बची रहती हैं। तो हम ये देखते हैं, उसमें भी देखते हैं कि कौन से खनिज हैं। ऐसे 60 तरह के पाए जाते हैं प्राय, लेकिन उसमें भी हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे खनिज है जो पौधे के जीवन के लिए अति आवश्यक है, मतलब कि उसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। तो उसको वो लगभग 17 होते हैं। तो 17 में अभी हम ये देखेंगे कि किसकी जरूरत ज्यादा अमाउंट में, किसकी कम अमाउंट में। तो जिसकी ज्यादा में उसको कहते हैं दीर्घ पोषक तत्व, और मतलब मैक्रो एलिमेंट, MACRO मैक्रो एलिमेंट, और जिसकी कम मात्रा में जरूरत हो जिसको कहते हैं माइक्रो एलिमेंट। तो मैक्रो और माइक्रो इन दोनों का संख्या 17 है। तो ये क्या कैसे होते हैं, इनका क्या रोल है। अगर पौधे में एक की कमी कर दी जाए तो पौधे में क्या लक्षण दिखाई देंगे, जैसे पत्तियों का पीलापन, फलों का न लगना। तो इन कौन कौन से लक्षण किस मिनरल्स के कारण आते हैं, इन सारी चीजों का भी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। और इसके साथ साथ है उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण। तो बेटा जैसे अब प्रकाश संश्लेषण इस पूरी दुनिया की सबसे ही अजीब जो होती है, बहुत ही बेहतरीन जो होती है प्रक्रिया होती है, जैविक प्रक्रिया होती है। क्योंकि बच्चों देखो, पौधे ही एक वो माध्यम है और ये प्रकाश संश्लेषण उसमें पाए जाने वाली वह क्रिया है जिसके कारण वो स्वपोषी है, मतलब अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो ये कैसे अपने भोजन को खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो होता है ये पूरे जीवित प्राणियों के लिए क्या करते हैं, भोजन जो है कैसे प्रिपेयर करते हैं, और इन्हीं भोजन पर हम लोग आश्रित हैं। तो और ये हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो प्रकाश का क्या रोल है, इसमें कितने ATP बनते हैं, कौन सा पौधा कितना भोजन निर्माण करता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा पौधा कब ऑक्सीजन निकालेगा, जैसे हम लोग गांव में घरों में सुनते होंगे, बुजुर्ग लोग कहते हैं रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो क्या ऐसा कारण है कि नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए, इन सारी चीज़ों, इन सारे सवालों का जवाब बड़े डिटेल से बहुत अच्छे से इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। और फिर उसी तरह चैप्टर 14 है पौधों में श्वसन, मतलब रेस्पिरेशन इन प्लांट, मतलब पौधे कैसे श्वसन करते हैं। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी हम सारे लोगों को कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए, पौधों को भी एनर्जी चाहिए। तो पौधे एनर्जी को कैसे लेंगे, जो भोजन जो ग्लूकोज वो बना रहे हैं उसको वो टूटता है, विखंडित होता है, तो उससे ATP निकलती है, और वो ATP जो होती है ऊर्जा की मुद्रा, करेंसी ऑफ एनर्जी कहलाती है। तो वो करेंसी ऑफ एनर्जी कैसे काम करेगी, वो कैसे बनती है, कब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा, कब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होगा। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो कितनी ऊर्जा बनेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तब कितनी बनेगी, अनुपस्थिति में होगा तब कितनी बनेगी। इन सारे सवालों का जवाब हम इस चैप्टर में जानेंगे। और पौधों में वृद्धि और परिवर्धन, मतलब ये जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट, जो है पौधे कैसे एक छोटा सा सीड जो है उसे जमीन में लगाने पर वो कैसे एक बड़ा सा बट वृक्ष, एक बरगद का एक विशाल पेड़ बन जाता है। तो ये कैसे वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के बाद कैसे उसी छोटे से बीज में से निकला कोई भाग पत्ती बनाता है, कोई तना बनाता है, कोई बाद में फल और फूल के रूप में दिखाई देता है। तो ये कैसे होता है, इसका अध्ययन हम इकाई 4 में करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर, इसमें हम लोग ह्यूमन बीइंग के बॉडी के बारे में जानेंगे। सबसे पहला चैप्टर इसका होगा जो 16 चैप्टर है, पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भोज्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग के बॉडी में इंटेक होता है, वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, कैसे ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से कैसे हमारी बॉडी अपने यूजफुल चीजों को एब्जॉर्ब करती है, और उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, वो कौन कौन से जूस सिक्रीट करते हैं, कौन कौन से एंजाइम निकालते हैं जिससे भोजन का पाचन संभव हो पाता है। इन सारी चीजों के बारे में स्टडी हम लोग क्या करेंगे जो है इसके बाद आपका करेंगे इसकी स्टडी। तो यहाँ पर इसके बाद जो है जो चैप्टर नंबर 17 है, श्वसन और गैसों का विनिमय। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, और उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होती है, मतलब ब्रीदिंग, सांस लेना, श्वसन और सांस लेना में अंतर है। एक्सचेंज ऑफ फेफड़े की मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये इसमें हवा भरती है, कैसे बाहर जाती है,
क्यों इतनी सारी गैसें जाती हैं, फिर उसमें से ऑक्सीजन कैसे हमारे बॉडी में चली जाती है, हीमोग्लोबिन का क्या रोल है, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। और चैप्टर 18 जो होगा, जिसको हम शरीर एवं द्रव परिसंचरण, शरीर द्रव एवं परिसंचरण कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, शरीर द्रव एवं परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो हमारे शरीर में कौन कौन से लिक्विड होते हैं, ब्लड है, प्लाज्मा और लिम्फ है, तो ये हमारी बॉडी में कैसे एक जगह से दूसरी जगह परिसंचरित होते रहते हैं, जाते रहते हैं। सिरा क्या होती है, धमनी क्या होती है, क्या मैकेनिज्म होता है हृदय का, जो है हृदय हमारा डबल सर्कुलेशन क्या होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण जो है, ईसीजी क्या होती है, ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, आपका शरीर द्रव और जो है परिसंचरण वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका विनिमय, और हमारी बॉडी जब इतना काम करती है, इतना वर्क करती है, तो उसमें कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं। तो जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वो कैसे हमारे बाहरी शरीर से बाहर निष्कासित किए जाते हैं, क्योंकि अगर उत्सर्जी हैं तो इसका मतलब इनको बाहर निकालना, वो अपशिष्ट पदार्थ। तो इनमें क्या मैकेनिज्म होता है, किडनी के बारे में स्पेशली हम स्टडी करेंगे इसमें, किडनी कैसे वर्क करती है, जो होती है वृक्क का क्या रोल होता है, क्योंकि वही मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, तो उसी के बारे में हम जो है स्टडी इसमें करेंगे। चैप्टर 20 है गमन एवं संचलन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। हमारी बॉडी में इसमें स्केलेटल सिस्टम का ज्यादातर अध्ययन किया जाता है, और मतलब मांसपेशियां जो है मस्कुलर सिस्टम में कैसे काम करती हैं, कैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, कैसे एक ही जगह रहते हुए हिलते डुलते हैं, तो इसमें क्या इनका रोल होता है, कौन कौन से ज्वाइंट्स हैं, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, आपका गमन एवं संचलन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। और चैप्टर 21 जो 21 है, तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एंड रेगुलेशन वाला चैप्टर है। हम इसमें देखेंगे कि हमारे बॉडी के सारे मैकेनिज्म पर, सारे क्रियाओं पर हमारे तंत्र का कैसे नियंत्रण है, ब्रेन का क्या रोल है, और नर्व टिश्यू का क्या रोल है। जैसे अगर देखिए हमारा ब्रेन कैसे डिसीजन लेता है, अगर हम जा रहे हैं और अचानक जाते समय हमने अगर किसी स्नेक सांप को देखा, तो तुरंत ये आंख से देखें, और देखने के बाद ये मैसेज कहाँ चला गया, ब्रेन। आंख सेंस क्या, सेंसरी ऑर्गन है, इसने देखा कि सांप है, वो मैसेज गया ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन ये डिसीजन लेता है कि अब ये सांप है, खतरनाक जानवर, यहाँ से भागना चाहिए, तो वो आंख को इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो पैर को देगा, और पैर से हम क्या करेंगे, 9 2 11 बहुत तेजी से भाग जाते हैं। लेकिन अगर उसी जगह हमने अगर कोई अच्छी वस्तु देखी, मान लीजिए ढेर सारा खूब पैसा देखा, तब फिर आंख देखेगा और ब्रेन को ही सूचित करेगा, लेकिन अब ब्रेन पैर को ही मैसेज देगा, लेकिन भागने का नहीं, बल्कि जाकर उठा लेने का। तो ये कैसे ये सारी कार्य होती हैं, इसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। और आखिरी चैप्टर है रासायनिक समन्वय, केमिकल कंट्रोल। हमारे हार्मोन कैसे हमारे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, और हार्मोन का क्या रोल होता है, कैसे ये हमारे बॉडी में समन्वय को, कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने में मदद करते हैं। कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, कौन से ग्लैंड जो होते हैं इंडोक्राइन अंतःस्रावी होते हैं, कौन से बहिस्रावी होते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं, और कौन से दोनों होते हैं, एक्सो एंडोक्राइन होते हैं, या जिसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि, तो वो कैसे वर्क करती है, इसके बारे में अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।